साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतर, जिंदाबाद हैं। और आज सभी की तैयारी एकदम बढ़िया, एकदम शानदार, लाजवाब वाली चली हुई है। देखिए, शानदार, बेहतरीन और लाजवाब तैयारी से हमेशा मेरा मतलब ये होता है कि आप सभी एक बेहतर तरीके से सारी क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे, कोई बैकलॉग आप सभी का नहीं होगा। जो साथी इस क्लास को रिकॉर्डेड देखेंगे वो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप सभी के बैकलॉग जो है वो कंप्लीट हो जाए। और बैकलॉग नहीं होना चाहिए, हर दिन की क्लास आप हर दिन लें और उससे संबंधित जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस आप नोट करें कॉपी में। जो यहाँ क्लास में आप पढ़ते हैं उसके नोट्स बनाएं और उसका एक बेहतर रिवीजन करें। इसका मतलब होता है मेरी भाषा में बेहतरीन और शानदार तैयारी। एक अधूरी तैयारी हमारी होती है जिसके लिए हम सभी, ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं कि सिर्फ क्लास देख ली, क्लास देखकर छोड़ दिया और हमने अपने ऊपर, अपनी मानसिक क्षमताओं पे इतना भरोसा कर लिया कि जिस चीज़ को हम एक बार देख लेंगे हमारे दिमाग में कैद हो जाती है। जबकि मुझे लगता है कि हम 4 दिन बाद ये तक भूल जाते हैं कि ये हमें किस मास्टर जी ने पढ़ाया था। इसलिए अपनी मानसिक क्षमताओं को समझते हुए, और इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, हम मनुष्य हैं, मनुष्य का दिमाग भूलने के लिए बना होता है, वो याद करने के लिए बना ही नहीं है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज़ करें। वो आप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो आपको अपने पार्ट पे करना है, और जो खुद से करना होता है उसमें थोड़ा-सा शरीर जो है आगे बढ़ने की कम कोशिश करता है। चलिए भैया, अच्छा ऐसे कौन-कौन साथी हैं जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं? एक बात हम सब करेंगे, केवल वो साथी जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और जिनके शुरू से ही ऐसे कमेंट रहे कि इस क्लास में हमें रेलवे के स्तर का कराइए, रेलवे ग्रुप, स्पेशली ग्रुप डी। मैं अभी और किसी रेलवे के एग्ज़ाम का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ रेलवे ग्रुप डी वाले कौन-कौन से साथी हैं, जिनकी उम्मीदें शुरू से ही रहीं कि इस क्लास से एएलपी भी हो जाएगा क्या, इस क्लास से रेलवे ग्रुप डी भी हो जाएगा। तो काफ़ी साथी हैं इसमें। देखिए, आप सभी के लिए मैंने हमेशा बताया कि इस क्लास से तो रेलवे ग्रुप डी नहीं कवर होने वाला है, लेकिन आप सभी के लिए एक ऐसा गिफ्ट ही आ रहा है, एक तोहफ़ा ही आ रहा है। आज 2 बजे अंकित भाटी सर की वीडियो है, उस वीडियो को देखना आप। और उसमें वो आपको बता रहे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी को, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 17 नवंबर, तो रेलवे ग्रुप डी को कैसे हैंडल करना है, वो आपको आज 2 बजे वाली वीडियो में बता रहे होंगे। और आपकी जो भी अपेक्षाएँ थी आरडब्ल्यूए से कि हमें तैयारी कराई जाए, हमें तैयारी करी जाए, वो सभी उस वीडियो में पूरी हो जाएँगी। बाकी की बातें आपको सर ही बताएँगे और फिर आप सभी के लिए सेपरेट क्लासेस शुरू हो जाएँगी, वो भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। तो ग्रुप डी वाले साथियों की चिंता बिल्कुल खत्म हो गई है। अब उसमें ग्रुप डी के साथ रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स आप कवर कर लेना, जो भी हैं, एएलपी है, टेक्नीशियन है, सारे के सारे उसमें ऑलमोस्ट कवर हो जाएँगे। बट फिर से मैं कहूँगा, देखो, असल में मैं ये बात कह दूँ कि सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएँगे रेलवे के, तो मेरे लिए फ़ायदा है, आप मेरे लिए पॉज़िटिव हो जाओगे। लेकिन बात ये है कि कहाँ तक पॉज़िटिव रहोगे? क्या एग्ज़ाम में वो पॉज़िटिविटी बनी रहेगी? पता चला एग्ज़ाम में वैसा नहीं हुआ तो आप मुझे गलियाते हुए निकलोगे, मास्टर जी ने तो बोल दिया था। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल सही बात बताऊँ, जो एक सही सजेशन हो सकती है वो बताऊँ। बाकी की बात हम उसी क्लास में करें, ठीक है? अभी फ़िलहाल हम एसएससी के एग्ज़ाम्स पर फ़ोकस करते हैं और नए चैप्टर की शुरुआत हम कर रहे हैं। 4th चैप्टर है आपका गति के नियम, लॉज़ ऑफ मोशन। तो गति के कितने नियम हैं सब जानते हैं। गति के भैया जी 3 नियम हैं और देखो, इन तीनों नियमों को समझने के लिए हमें कुछ-कुछ और चीज़ों को भी समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि उनसे कोई सवाल नहीं आएँगे, उनसे सवाल भी आएँगे। तो गति के 3 नियम हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ-कुछ चीज़ें हैं, वो तमाम बातें हम इस चैप्टर में कर रहे होंगे। और पता है, अब हम ऐसे करेंगे कि जैसे मैं बीच-बीच में क्वेश्चन लेता हूँ, तो क्वेश्चन ना छूट जाते हैं। आप लोग बताना इसमें आपकी क्या राय है? मैं क्या करूँगा, पहले एक पूरा चैप्टर खत्म कर दूँगा, बीच-बीच में बताता हुआ चलूँगा कि यहाँ से इस तरह से सवाल बनेगा, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तभी मैं एसएससी के सारे क्वेश्चन्स लूँगा। क्योंकि मैं बीच में क्वेश्चन लेता हूँ ना, उससे क्या होता है, कहीं-कहीं कोई-कोई टॉपिक छूट जाता है। फिर मुझे पता चलता है ये तो अभी पढ़ाया नहीं है, या ये तो मैं बाद में पढ़ाऊँगा। तो वैसे वो 2-1 दिन में ही हो जाएगा। 2-3 दिनों में हमारा एक चैप्टर खत्म हो रहा है और उसके बाद में मैं क्वेश्चन्स लेता रहूँगा। जैसे 2 से 3 दिनों में एक चैप्टर खत्म हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन लाए और आपको करा दिए गए। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप लोग बताएँ। तो गति के नियमों में सबसे पहला कंसेप्ट, गति के पहले नियम को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जड़त्व, यानी कि इनर्शिया। कि इनर्शिया क्या होता है, जड़त्व क्या होता है? देखिए, जड़त्व का मतलब है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू सभी का। अच्छा, हाँ, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। अब देखिए, जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है?
तो इनर्शिया का मतलब है कि जैसे मान लो ये पेन भाई हैं, मैंने कहा यार पेन भाई कब तक ऐसे ज़िंदगी भर लटके रहोगे, कुछ आनंद उठाओ ज़िंदगी का यार, लेटो बैठो। मैंने फ़ोर्स लगाया और मैं पेन भाई को लिटाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखो पेन भाई क्या है, इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं ऐसे कहूँ पेन भाई यार लेटो, तो पेन भाई अपने आप जाके तो ऐसे लेट नहीं जाएंगे, उल्टा मुझे इन पर एक फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। अपनी फिंगर से मैं एक बल लगा रहा हूँ, मैं एक फ़ोर्स लगा रहा हूँ और इनको ऊपर ले जा रहा हूँ। लेकिन देखिए ये लगातार नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैं फिंगर से इन्हें ऊपर दबा रहा हूँ और ये मुझे नीचे दबा रहे हैं। मतलब ये अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, ये अपनी पोजीशन में होने वाले चेंज का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और मैं कहूँगा ठीक है अब मैंने यहाँ तक लिटा दिया, अब यहीं रहना, और जैसे मैं फिंगर हटाऊंगा तुरंत यहीं आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि इस दुनिया की कोई भी वस्तु जैसी स्थिति में है, जहाँ वो है, वो वैसी ही रहना चाहती है। अगर आप उसमें कोई चेंज करेंगे, कोई परिवर्तन करना चाहेंगे, तो वो उसका विरोध करती है, वो उसका ऑब्जेक्शन करती है। इसी चीज को हम जड़त्व कहते हैं, इसी चीज को हम इनर्शिया कहते हैं। परिवर्तन का विरोध कैसे समझ में आएगा? ऐसे समझ में आएगा जैसे मान लो आपका दोस्त साइकिल लेके जा रहा है और तुम उसकी साइकिल से कहो ओए साइकिल रुक जा, तो क्या साइकिल रुकेगी? नहीं, आपको उसे पकड़ के पीछे खींचना पड़ेगा। वो चल रही है तो चलती ही रहना चाह रही है, और इसलिए आपको उसे रोकने के लिए पीछे एक बल लगाना पड़ रहा है, एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो आपके द्वारा लगाए गए बल का विरोध कर रही है, वो आपकी बात का विरोध कर रही है कि रुक जा। वो चल रही है, चलते रहना चाहती है, इसीलिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसीलिए भैया जी आपको एक बल लगाना पड़ रहा है। तो जड़त्व का मतलब क्या है कि भाई इस दुनिया में जो वस्तु जिस स्थिति में है ना, वो वैसी ही रहना चाहती है। भैया कहीं दूर क्यों जाओ, अपने आप को देखो ना। जब सुबह सोते हैं तो हमारा शरीर सोते रहना चाहता है और जगने की स्थिति का विरोध करता है। हम देखते हैं अच्छा यार चल 5 मिनट और सो लूँ, और वो 5 मिनट में कब 50 मिनट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर आती है माता जी की वो फ्लाइंग चप्पल, ऐसे करके 8 नंबर, जो बिल्कुल इनफाइनाइट छपता है, मतलब उल्टा छपता है ना, फिर वो तो चप्पल तो ऐसे लगेगी ना, 8 ऐसे लिखा हुआ है, माता जी की चप्पल ऐसे है तो वो अनंत छपेगी यहाँ पर। तो हम भी सुबह सुबह अपनी स्थिति को बदलने का विरोध कर रहे होते हैं। और पता है मतलब ये होता ही है। अगर आप इसको, ये तो चलो मैंने आपको वस्तुओं के लिए समझा दी, हमारे लिए भी सेम है। हमसे कोई कहे भैया रिवीजन करना है, हम आज तक रिवीजन नहीं करते आ रहे, तो वो बड़ा दर्द है हमारे लिए, बड़ा संकट की घड़ी है रिवीजन करना। यार अपने आप कैसे पढ़ लेंगे यार, मास्टर जी पढ़ाएंगे तो पढ़ लेंगे, अपने आप कैसे पढ़ सकें हम? अपने आप तो बड़ा मुश्किल है भाई। तो हमारा शरीर भी हमारी स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है, वो कहता है नहीं यार छोड़, रिवीजन जैसा है वैसा ही रहे। तो इस सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? जड़त्व बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो जड़त्व का मतलब क्या है, इनर्शिया का मतलब क्या है? आप कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का, अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। अच्छा मैंने ये कहा स्थिति, स्थिति का मतलब कुछ भी हो सकता है। वो चल रही है तो चलती ही रहना चाहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहना चाहेगी। ठीक है, यानी कि एवरी ऑब्जेक्ट अपोज इन चेंज ऑफ इट्स स्टेट, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। मुद्दा उठता है कि बताइए इनर्शिया की खोज किसने की? चलो आप बताओ, आपको क्या लगता है? आपको नहीं भी पता तो आप क्या सोचते हैं कि किसने की होगी इनर्शिया की खोज? बताओ जरा। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका, देखो अगर जीएस वाली चीजें हैं तो उनको खोलो, पढ़ने बैठ जाओ। और जैसे आपने मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया, मान लो हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ लिया, तो फिर उसको रफ कॉपी लेके पेन लेके ना खुद से लिखना शुरू करो। मतलब उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको खुद लिखो, मतलब सोचते चले जाओ कि अच्छा लोथल, लोथल से संबंधित ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहाँ यहाँ मिले थे, वहाँ यहाँ मिले थे, धान के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, और खेल मिट्टियों के साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, ऐसे ऐसे करके लिखते चले जाओ। अब मैथ्स है, मैथ्स का मतलब तो क्या है कि सीधा एक क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। हर एक सब्जेक्ट के रिवाइज करने का अलग तरीका रहेगा।
ऐसे ही जीएस में फिजिक्स आ जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, वाह, आप सब तो बढ़िया खेले खिलाड़ी हैं। अब कुछ ही साथी ऐसे हैं जो इसमें गलती करते हैं, जिनको न्यूटन जी से तहे दिल से लगाव है, ऐसा नहीं है। जड़त्व की खोज गैलीलियो साहब ने की है। ये भले ही न्यूटन की गति के नियम के चैप्टर में हो, लेकिन खोज इसकी गैलीलियो साहब ने की है। ठीक है, तो इसकी खोज करने वाले कौन हैं? गैलीलियो साहब हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गैलीलियो। ठीक है, अच्छा। अब देखो बात ये पूछता है कि वो बताओ किसी भी बॉडी में जो इनर्शिया है ना, जो जड़त्व है, ये किस कारण से होता है। चलो एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो एक थोड़े से हेल्दी आदमी है और एक उसके साथ में एक थोड़ा सा पतला आदमी है, दोनों बातें करते हुए चल रहे हैं। अरे यार हम क्या तो यार सिलेक्शन लेके रहेंगे, दोनों दोस्त हैं। तुम अचानक से आओ, तुम कहो दौड़ो, अचानक से तुमने कमांड दी उनको दौड़ो। अब 20 सेकंड के बाद आप ये देखो किसकी गति ज्यादा हो गई होगी। तो आप कहोगे यार भैया जी जो हल्का आदमी है ना, 20 सेकंड के बाद उसकी गति ज़्यादा हो गई होगी, शुरुआत में सब जीरो से दौड़ रहे हैं। और जो थोड़ा सा भारी आदमी है 20 सेकंड बाद उसकी गति पतले आदमी से तो कम होगी। मैं सही कहता हूँ? इसका मतलब स्थिति में परिवर्तन किसने ज़्यादा कर लिया? जो हल्का आदमी है, कमजोर आदमी है। और परिवर्तन कौन कम कर पाया? परिवर्तन कम कर पाया भारी आदमी। तो परिवर्तन ही तो जड़त्व है, परिवर्तन का विरोध ही तो जड़त्व है। भारी आदमी के शरीर ज़्यादा विरोध कर रहा है परिवर्तन का, उसका जड़त्व ज़्यादा है। तो हम कहते हैं कि जड़त्व जो है वो किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण होता है, मास के कारण होता है। उस व्यक्ति का द्रव्यमान ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी में बहुत यहां से सवाल पूछा गया है कि भैया जड़त्व का कारण क्या है। तो जड़त्व का कारण द्रव्यमान है। मैं लिख देता हूं, जड़त्व का कारण क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। यानी कि मास इज द रीजन ऑफ, मास इज द रीजन ऑफ इनर्शिया। या उसको ऐसे भी लिख देगा कि बताइए जड़त्व किस चीज की माप है, ऐसे भी बोल देगा। तो जड़त्व किस चीज की माप है? जड़त्व इनर्शिया की ही माप है। सॉरी, जड़त्व जो मेजर है वो मास का मेजर है। ऐसे करके मतलब जड़त्व और द्रव्यमान को जोड़ के कुछ भी सवाल पूछ सकता है, तो वो आप बड़े आराम से कर देंगे। अब सवाल आता है कि यार जड़त्व जो है ना कितने तरह का होता है। अच्छा ये नोट हो गया, एक बार थम्स अप करिए, फिर हम चलें कि जड़त्व जो है वो कितने तरह का होता है। मास जो है वो कितने तरह का होता है, जड़त्व कितने तरह का होता है? ठीक है, ओके। चलो, जड़त्व के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देखो कितने तरह का इनर्शिया होता है। नंबर एक, पहला इनर्शिया होता है विराम का जड़त्व, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने का मतलब क्या है? इनर्शिया का सीधा मतलब है कि वस्तु जैसी है वैसा रहना चाहती है। अब रेस्ट का मतलब है विराम, तो जो वस्तु विराम में है ना वो विराम में ही रहना चाहती है। जो वस्तु रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, जो वस्तु विराम में है वो विराम में ही रहना चाहती है। अब देखो इस चीज को परिभाषा में लिखना वो तो जड़त्व में ही समझ में आ रहा है भाई। जड़त्व का मतलब है कि वो वैसा ही रहना चाह रही है, तो विराम का मतलब विराम में रहना चाह रही है। अब इसके ना एग्जाम्पल आते हैं पेपर में भाई। न्यूमेरिकल बाबूजी, सुमित भाई, आप देखें जितने आपके लिए ज़रूरी हैं उस लेवल के न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं। हम हर वो न्यूमेरिकल नहीं करेंगे जो आपके स्तर के लिए बिल्कुल ज़रूरी ही नहीं है, जिसके यहाँ आपके लिए पूछा ही नहीं जाएगा। वो न्यूमेरिकल हम सारे कर रहे हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। अब देखिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, विराम का जड़त्व का मतलब क्या है। जैसे मानिए आप किसी बस में बैठे हुए हैं और बस अभी चली नहीं है। देखो आपका यहाँ से नीचे का हिस्सा वो बस के संपर्क में है और मैं ये मानता हूँ कि ये हिस्सा आपने सीट से नहीं लगाया हुआ। तो जैसे ही बस अचानक से चलेगी ना, तो नीचे वाला हिस्सा जो बस के संपर्क में है वो तो तुरंत बस की बात मान लेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो है ये बस की बात नहीं मानेगा। ये क्या कहेगा, हम तो यार विराम में ही रहेंगे, बस चल गई है, फील करिए बस चल गई है,
बस चली, नीचे वाला हिस्सा चल गया, लेकिन ये वाला हिस्सा विराम में है, और जब अगले वाला हिस्सा आगे निकल जाएगा तो डेफिनेटली डेफिनेटली एक पीछे झटका लगेगा, निश्चित तौर पर एक झटका पीछे लगेगा। तो सवाल आएगा कि बताइए, बस के अचानक चलने पर यात्री को पीछे झटका लगता है, किस कारण? तो आप कहोगे भैया जी ये विराम के जड़त्व के कारण होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है, क्योंकि आपका शरीर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। किस किस को समझ में आया, एक बार थम्स अप करो और नोट करेंगे। तो विराम के जड़त्व के उदाहरण पूछे जाते हैं, एकस पूछे जाते हैं, और इसका सबसे अच्छा एकस है कि बस के अचानक चलने पर, बस के अचानक चलने पर यात्री को, बस के अचानक चलने पर यात्री को पीछे झटका लगना। अच्छा, इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे इसको, है ना? मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल टर्म हो, आसान सी बात है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या पूछा जाएगा। अगला एग्जाम्पल पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए ये चटाई है या कंबल है, और मैं इसको एकदम से झटकूं, तो आप देखो ना इससे धूल के कण अलग हो जाते हैं। क्यों अलग हो जाते हैं? ये कंबल है और ये क्या है, धूल का कण। अब जैसे ही इस पे झटका लगा, मान लो किसी ने ऐसे डंडा से पीटा, ऐसे एक डंडा मारा, तो चटाई कहेगी धूल से, धूल जी चलो ना, बल लगा है। धूल जी कहेंगी बल तो तुम पे लगा है, हम पे थोड़ी, हम तो विराम में है, विराम में रहना चाहते हैं। तो ये नीचे निकल जाएगा कंबल, और धूल जी यहीं रह जाएंगी, क्योंकि ये विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती हैं। तो सवाल आता है कि छड़ी से पीटने पर कंबल से धूल का अलग होना, या सिर्फ वो इतना भी कह देता है कि झटकने पर, कंबल को झटकने पर कंबल से धूल का अलग होना। ये भी किसका उदाहरण है? ये विराम के जड़त्व का उदाहरण है, क्योंकि धूल जी जो है वो कैसी रहना चाहती हैं, रेस्ट में ही रहना चाहती हैं। कंबल को कोई भी शब्द यूज कर सकता है, झाड़ना, झटकना, झाड़ने पर धूल का अलग होना। तो इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे इसको, तो सेपरेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ब्लैंकेट, आसान सी बात है। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आप किसी पेड़ पर गए, अच्छा आपको चढ़ना नहीं आता, जामुन का पेड़ है, आपका दोस्त लपक के चढ़ जाएगा बंदर की तरह, आप उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखोगे, अरे यार तन्नक पेड़ है, हिला भी दे, हम भी खा लेंगे नीचे खड़े खड़े। आपका दोस्त इतना मक्कार बढ़िया बढ़िया जामुनों को पहले उस टहनी से अपने पन्नी में भर लेगा, खुद खा लेगा, फिर उसको हिलाएगा। अब जैसे ही आपके दोस्त ने शाखा को हिलाया, टहनी को हिलाया, तो होगा क्या कि टहनी पर लटकी हुई है जामुन जी, है टहनी है, ये जामुन जी है। टहनी कहेंगी जामुन जी बल लग रहा है, हिलो। अब जामुन जी क्या कह रही है, हम तो रेस्ट में ही रहेंगे, तुम पे लग रहा हो बल, हम पे ना लग रहा हो। तो होगा क्या कि देखो टहनी जी ऐसे हिल रही हैं और जामुन जी वहीं खड़ी हुई हैं। अब तुम सोचो ना, इसी चीज को तुम बार बार इस तरह से करोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली वो चीज टूट जाएगी। भाई क्या होगा? वो चीज डेफिनेटली टूटेगी ही। अगर जामुन जी शाखा जी के साथ ऐसे ही हिलती रहती तो ये कभी नहीं टूटी। ये क्यों टूटी? क्योंकि इनकी जिद थी कि विराम में रहना चाहती हैं वो। आगे बात समझ में? यही कारण है पेड़ से पत्ते अलग होने का। तो आप कहेंगे कि पेड़ से या पेड़ को हिलाने पर फलों या पत्तों का अलग होना, फलों या पत्तों का अलग होना। एक बार समझ आ गया हो, नोट कर लिया हो, तो फटाफट से थम्स अप करो। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलो, ये हो गया हमें जड़त्व के प्रकार में विराम का जड़त्व, कि जो चीज विराम में है विराम में ही रहना चाहती है। अब दूसरा आता है आपका गति का जड़त्व। हम ये देखेंगे कि जो चीज गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। गति का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन।
देखो जरा कैसा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, किस प्रकार से होता है गति का जड़त्व। देखो मुझे आप एक बात बताइए कि एक बस में आप बैठे हुए हैं और बस 40 की स्पीड से चल पड़ी, तो आपकी स्पीड क्या होगी उसमें? आप अपनी जगह पर अपनी सीट पर रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, बस 40 की स्पीड से चल रही है, तो आपकी स्पीड क्या होगी बताइए? हाँ, तो बहुत सारे साथियों को लगता है कि भैया जी बस चल रही है, बस चल रही है, हम तो रुके हुए बैठे हैं यार, हमारी स्पीड तो बिल्कुल जीरो है। अरे महाराज, तुम बेशक बस में रुके हुए बैठे हो, लेकिन तुम्हारी स्पीड बस के जितनी ही है। अगर बस 40 पे चल रही है तो महाराज जी तुम भी 40 पे चल रहे हो। इस चीज़ का अंदाजा पता है कैसे लगता है? तुम किसी चलती हुई बस या चलती हुई ट्रेन से कभी उतरे हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई आगे दौड़ा के ले जा रहा है। कुछ दूर तक ऐसे लगता है जैसे अपने आप ही तुम्हें कोई धक्का दे रहा है आगे। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि तुम भी मोशन में हो, तुम भी स्पीड में हो, तुम भी चाल है। तो बस अगर 40 की स्पीड से चल रही है और तुम चाहे उसमें रुके हुए बैठे हो, फिर भी तुम्हारी स्पीड 40 ही है। अब सुनिएगा कि जैसे ही बस चल रही है 40 की स्पीड पर, मान लो कोई ब्रेकर आ गया, ड्राइवर ने खींच के ब्रेक लगाया, तो बस जो है तुरंत रुक जाएगी। अच्छा, आपका नीचे वाला हिस्सा वो तो बस के तुरंत संपर्क में है, वो रुक जाएगा। नीचे वाला हिस्सा कहेगा ऊपर वाले से, अरे भैया ब्रेक लगे रुक जा। ये हिस्सा कहेगा हाँ 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ, 40 से ही चलाऊंगा। क्योंकि ये किसी के संपर्क में नहीं है, इस पर कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा, इस पर कोई सीधा बल नहीं लगा, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा? ये आगे जाने की कोशिश करेगा ऐसे करके। लेकिन एक सेकंड में इसको समझ में आ जाएगा कि तुझे कि तुझे आगे ले जाने वाला जो कारण था ना, वो तो खुद ही रुक गया, बस तो खुद ही रुक गई, तो ये यहां जाके रुक जाएगा। तो बस में बैठे यात्री को बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर झटका लगना किस बात का उदाहरण है? ये गति के जड़त्व का उदाहरण है, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का उदाहरण है। तो लिखेंगे इस चीज को, इसके एक्स यानी एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में है कि बस के अचानक रुकने पर, बस के अचानक रुकने पर यात्री को आगे झटका लगना। देखो एक सवाल तो ये भी बनेगा कि बताओ पीछे झटका लगना, मतलब यात्री को पीछे झटका लगना किस तरह के जड़त्व का उदाहरण है? तो यात्री को पीछे झटका लगना विराम के जड़त्व का उदाहरण है, और आगे झटका लगना गति के जड़त्व का उदाहरण है। अब सुनिए एक चीज में आप और कहाँ कंफ्यूज हो सकते हो? कंफ्यूज यहां हो सकते हो आप कि देखो रुकने पर, चलने पर, बस के चलने पर विराम का जड़त्व है। आप कहोगे यार चलने पर तो गति का जड़त्व होना चाहिए था, और पन्ना पलट के देखो रुकने पर गति का जड़त्व है, तो उल्टा लगता है सोचने में। हाँ, आप गलती करके आते हैं, तो आप ये सोचो कि यार जड़त्व जो है ना, इनर्शिया जो है ना, वो बस से डिफाइन नहीं हो रहा, वो तुमसे हो रहा है। जब बस रुकी है तुम चलना चाहते हो, और जब बस चली है तुम रुके रहना चाहते हो, इसलिए ये होता है, इसलिए उल्टा होता है। ठीक है, करो एक बार हम सबकी, ठीक है चलो, हमें गति का जड़त्व समझ में आ जाता है। देखो गति के जड़त्व के और मैं आपको उदाहरण बताऊं, मुझे बताइए आप एक घोड़े पर बैठे हुए हैं, और खैर चलो हम तो नहीं बैठे, मैं भी कभी नहीं बैठा ऐसे तो, बट आपने देखा होगा कि जब घोड़ा तिगड़िक 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 दौड़ता है, तो जो सवार होता है घोड़े पर, अरे भैया यार सुमित लोगनसी, मतलब मैंने एक छींक ली है यार, ये खांसी नहीं है, छींक के लिए सिरप के नाक में डालूंगा, पूरी सिरप लेके हैं भाई। और मैंने देखा है कि तुम एक बात के लिए कमेंट बहुत टपेलते हो। अभी तुम कह रहे थे जब न्यूमेरिकल वाली बात थी तब उसके लिए भी बड़े कमेंट टपेले जा रहे थे। क्या करूं बताओ, छींक के लिए कौन सी सिरप आती है महाराज जी? और यार एक चीज पे तुम कमेंट लपेटे जा रहे हो। देखो मैं इन चीज़ों को लेकिन इसलिए आपसे कहता हूँ, आप नो डाउट बढ़िया बात बता रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा बार उसको छापेंगे तो हरीश भैया को लगेगा आप स्पैम कर रहे हो, और हरीश भैया को क्लियर कट डायरेक्शन मिली होती है, अगर कोई कमेंट बहुत ज़्यादा बार आ रहा है तो उसको वहीं रोक दो, थोड़ा सा विराम दे दो। फिर आप नाराज़ होते हो कि भैया जी हमारे तो यार, हमें तो डिलीट कर दिया, हमें ब्लॉक कर दिया, हमें इतनी देर के लिए टाइम आउट कर दिया। तो वो सब परेशानी बढ़ाने वाले कारण हैं, इसलिए बार बार कमेंटों को मत छापा करो।
अच्छा, और एक चीज़ मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूँ क्लास में आजकल कि आपस में ना बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। देखो, मुझे इस बात से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं तो पिछले 4-5 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन दुःख इस बात का होता है कि यार, मतलब आप अपना समय पढ़ाई के लिए निकाल रहे हो और आप उसको ना ठीक यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो। आप अपना समय पढ़ाई के लिए निकाल रहे हो और उसको इधर-उधर की बातों में वेस्ट कर रहे हो। पता है, आप नहीं समझते हो अभी कि जो ये समय है ना, मतलब हर चीज़ों से परे, मतलब मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, कुछ नहीं कह रहा हूँ। बस मैं सिर्फ़ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि आप जिस दिन समय की वैल्यू समझ गए, जिस दिन आप समय की कीमत समझ गए, उस दिन आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। आप मतलब ना पैसे के पीछे भगोगे, ना किसी चीज़ के भगोगे, बाकी सारी चीज़ें अपने आप पीछे भग के आ जाएँगी जिस दिन आप समय की कदर करना सीख गए। चलो, दूसरा एग्ज़ाम्पल देखिए, तो आप देखते होंगे कि घोड़े पर बैठा हुआ आदमी जब घोड़ा तिगड़िक-तिगड़िक चलता है, तो आदमी बार-बार उछलता है और घोड़े पर ही गिरता है, उछलता है, गिरता है। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि भाई घोड़ा चल रहा है, अब जैसे वो आदमी उछला, तो घोड़ा तो आगे निकल जाना चाहिए था, आदमी पीछे गिर जाना चाहिए था। बताइए ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जितनी तेज़ घोड़ा चल रहा है, उतनी ही तेज़ आदमी भी चल रहा है। उसमें गति का जड़त्व है, उसमें इनर्शिया ऑफ द मोशन है और इतने समय में जितना दूर घोड़ा जाएगा, उतनी ही दूर व्यक्ति भी जाएगा। और एग्ज़ाम्पल देखिए इसका, एक सवाल आता है कि बताइए, आप एक चलती हुई कार से खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर एक सिक्का उछालते हैं, तो 1 सेकंड के बाद सिक्का कहाँ गिरेगा? आपके हाथ पर गिरेगा, कार से आगे गिरेगा या कार के पीछे गिरेगा? तो बच्चा सोचता है, यार कार तो आगे निकल जाएगी, सिक्का पीछे गिरेगा। ना, आपने सिक्का उछाला, तो जितनी स्पीड से आप चल रहे थे, कार चल रही थी, सिक्का भी उतनी ही स्पीड से आगे चलेगा और वो गिरेगा आपके हाथ में ही। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं? ये सब गति के जड़त्व के एग्जाम्पल होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। तो लिख सकते हैं हम कि अ, चलती कार से चलती कार से सिक्का उछालने पर चलती कार से सिक्का उछालने पर सिक्के का पुनः हाथ पर गिरना। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? सारे के सारे इनर्शिया ऑफ द मोशन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, तीसरा एग्जाम्पल आपका आता है, ये है आपका दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो, दिशा का जड़त्व क्या होता है? आप याद करो वो दिन जब आप ट्यूशन पढ़ने जाते थे, लंबी सी सड़क होती थी तो 4 पैडल तेज से मारे और कुछ देर पैर डंडे पे रख लिए कि चलो भाई आराम मिल जाएगा। साइकिल जी आपकी सीधी सीधी चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी वस्तु जिस दिशा में चल रही है वो उसी में चलती रहेगी। अगर आपको साइकिल जी को मोड़ना है, तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे साइकिल जी यार मुड़ जाओ। नहीं, आपको फ़ोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेंगी अब साइकिल जी। आप वो सीधी दिशा में चल रही है तो सीधी ही दिशा में चलना चाहेंगी। तो आप ये कह सकते हो दिशा के जड़त्व में कि सीधी सड़क सड़क पर साइकिल का साइकिल का सीधा चलना। ये हालाँकि पूछा नहीं जाता। ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा। पूछे कौन जाते हैं? ये और ये वाले एग्ज़ाम्पल। चलो फटाफट से एक बार बता दो कि हमने नोट कर लिया और इनर्शिया हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गया है, जड़त्व हमें बड़े अच्छे से समझ में आ गया है। अगर हाँ, तो फिर मैं आपको गति के नियमों पर लेकर चला जाऊँ। एक बार फटाफट से थम्स अप करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे चला जाए थोड़ा-सा। देखिए, अब चलते हैं गति के नियमों की तरफ और पहले नियम को समझने लायक हम हो गए हैं। तो लिखेंगे गति के यानी कि लॉज़ ऑफ मोशन। देखिए, गति के नियमों में सवाल आएगा कि नियम किसने दिए? इनकी खोज किसने की?
तो बिल्कुल ठीक बात है, आप जैसा सोचते हैं। गति के नियम न्यूटन जी के द्वारा दिए जाते हैं। सर न्यूटन जी के द्वारा गति के नियम दिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा रेस्पेक्ट करता हूँ साइंटिस्टों का। आप चाहें तो सर लगाएं, ना चाहें तो कोई बात नहीं, एग्जाम में केवल न्यूटन आता जी है। उसके बाद पूछा जाता कि किसको बताया, किसके कान में न्यूटन जी ने गति के नियम बताए, तो कान में नहीं बताए। न्यूटन जी एक बुक पब्लिश करते हैं। इस बुक का नाम है प्रिंसिपिया, और बुक आती है सन 1687, 1687 ईस्वी में ये बुक आती है। एक पुस्तक पब्लिश करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपिया। और प्रिंसिपिया कहाँ पुस्तक पूछी जाती है? सन 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक आती है। तो सवाल, तीन सवाल तैयार है कि न्यूटन जी ने गति के नियम दिए हैं, किस पुस्तक में दिए हैं? प्रिंसिपिया, सन 1687 में आती है। ठीक, अब चलते हैं गति के पहले नियम की तरफ। डालिए हेडिंग, गति का पहला नियम। गति का प्रथम नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो, हर एक गति के नियम का एक अन्य नाम है। हम या डाल के लिख देते हैं इसका दूसरा नाम क्या होता है, और मैं यहां खाली जगह छोड़ देता हूं। यहां पर मैं कुछ खाली जगह छोड़ देता हूं, उसको बाद में हम भरेंगे। पहले गति का पहला नियम समझो, सुनो। गति के पहले नियम में न्यूटन जी क्या कहते हैं? अच्छा, उससे पहले बल को समझो, फोर्स को समझो क्या है। अच्छी डेफिनेशन, फोर्स की दो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक 9वीं क्लास में, 11वीं क्लास में। तो 11वीं क्लास वाली को बाद में पढ़ेंगे, अभी 9वीं क्लास वाली डेफिनेशन समझो, बच्चे वाली। तो हम कहते हैं कि बल वह है जो रुकी वस्तु को चला दे और चलती वस्तु को रोक दे। क्या मैं सही कह रहा हूं? या कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है तो उसकी दिशा को बदल देगा। एक बार थम्स अप करो, यहां से सवाल नहीं आएगा, बस इतना बताओगे जी मुझे समझ में आ गया है। आप मस्त हो, ऐसी चीजों में खूब मजा आता है तुम्हें, है ना? हाँ, तो ये बड़ी आसान सी बात है कि भाई बल क्या है, फोर्स क्या है? एक धक्का है, और ये वो धक्का है कि जो इस चलती वस्तु को रोक देगा और रुकी वस्तु को चला देगा, और वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसकी दिशा को बदल देगा। इसी की तो बात हो रही है। अब सुनो न्यूटन जी क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आपको लगेगा यार ये बात तो मैं भी कह सकता था, मैं भी फेमस हो सकता था। न्यूटन जी ने क्या कहा कि भैया कोई वस्तु ना जब तक रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगा दिया जाए, या कोई वस्तु अगर चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगा दिया जाए, या कोई वस्तु जिस दिशा में चल रही है उसी में चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगा दिया जाए, कोई फोर्स ना लगा दिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर ये हमें फोर्स की परिभाषा दे रहे हैं, बल की डेफिनेशन दे रहे हैं। और ये क्या कहते हैं कि चलती वस्तु चलती रहेगी, रुकी वस्तु रुकी रहेगी, और जो वस्तु जिस दिशा में चल रही है वो तब तक चलती रहेंगी कि जब तक उन पर कोई फोर्स ना लगे। अगर इन सारी बातों को मैं समराइज करूं तो क्या मैं ये कहूं कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को तब तक बनाए रखेगी जब तक उस पर कोई बल ना लगे? बहुत गहरी बात है। स्थिति का मतलब रुकना भी हो सकता है, चलना भी हो सकता है, किसी एक दिशा में चलना भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं न्यूटन जी ने सिर्फ ये कहा कि कोई भी वस्तु अपनी ही स्थिति को तब तक मेंटेन करेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसी चीज को न्यूटन साहब ने गति का पहला नियम कह दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो पहले इस नियम को लिखते हैं फिर चलेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे आप, और गति का पहला नियम लिखेंगे कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं करेगी तब तक परिवर्तन नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगे। देखो बाह्य को अंडरलाइन कर लेना, मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है। बाह्य बल न लगे यानी कि अ बॉडी विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन until
until an external force does not apply on it। ठीक है, कि कोई भी बॉडी जब तक अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी कि जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगे। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं, क्या यहां से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिल रही है? भाई फोर्स की परिभाषा क्या होती है कि फोर्स कहता है रुकी वस्तु को चला दूंगा, चलती वस्तु को रोक दूंगा, जिस दिशा में चल रही है उसकी दिशा बदल दूंगा। तो क्या यहां से आपको फोर्स की डेफिनेशन नहीं मिल रही है? अरे वो यही तो बात कह रहे हैं कि भाई फोर्स ही वह चीज है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करता है। फोर्स ही वो है जो किसी वस्तु की चलती वस्तु को रोक देगा, रुकी वस्तु को चला देगा। बोलो एक बार करो थम सब कि हाँ जी हमें यहां से बल की परिभाषा मिलती है। तो सुनो सवाल क्या आएगा, सवाल ये परिभाषा नहीं आती है। सवाल पूछा जाएगा कि बताओ न्यूटन साहब के कौन से नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो आप कहेंगे बल की परिभाषा इसी नियम से मिलती है, फोर्स की डेफिनेशन इसी नियम से मिलती है। और सुनना भी ध्यान से, मैं डेफिनेशन कह रहा हूं, परिभाषा कह रहा हूं, है ना। कल को कुछ और भी बताऊंगा इसके बारे में। बल की परिभाषा इसी नियम से मिलती है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज obtained फ्रॉम दिस लॉ। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये नियम ये नहीं कह रहा, ये नियम कहता है कि भाई जो वस्तु चल रही है वो चलती ही रहेगी जब तक उस पर बल ना लगे। तो सुनो, ये नियम कहीं ना कहीं इनर्शिया के बारे में भी बात कर रहा है, ये नियम कहीं ना कहीं जड़त्व के बारे में भी बात कर रहा है। ये कह रहा है वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, और जब तक वो जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलती रहेगी। तो जरा बताइए कि ये कहीं ना कहीं इनर्शिया के बारे में भी बात कर रहा है। अरे यही तो इनर्शिया है, इसलिए इस नियम का नाम हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। सवाल आएगा कि गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि इसी नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगर मैं इस चीज को पहले लिख देता तो शायद समझ में ना आती, इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी। सीधा पेपर में सवाल छपेगा कि बताइए लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है? बताओ भैया, एक बार थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया जी आप सही कहते हैं। तो गति के पहले नियम से क्या पढ़ना है? एक तो ये पढ़ना है कि इसी नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर तुम ये कहो भैया इसे छोड़ दूं क्या, मैं कहूंगा ये समझ ही तब आएंगे जब इसे पढ़ लोगे। इसलिए ये चीज पेपर में तो नहीं आएगी, बट जो चीजें पेपर में आएंगी उनको याद रखाने के लिए, उनको समझाने के लिए बहुत जरूरी है। भैया एमपी पुलिस कवर हो जाएगा, बोलो क्लियर है भाई? तो ये हो गया आपका गति का पहला नियम, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हो जाता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए जी, इसके आगे जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको तब समझ में आ पाता जब आपको इनर्शिया आता। अगर आपको जड़त्व अच्छे से आता तो फर्स्ट लॉ आप कर लेते। ऐसे ही सेकंड लॉ, गति का दूसरा नियम, डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, उसके लिए आपको इम्पल्स और मोमेंटम आना मांगता, संवेग और आवेग आना मांगता। और संवेग और आवेग को समझाने के लिए मुझे कम से कम 30 मिनट चाहिए। जैसे इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वन शॉट में ही अच्छे समझ में आ गए। अगर आज मैं इनर्शिया समझाता कल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो शायद समझ में नहीं आती, इसलिए इन दोनों को एक साथ कर लिया। कल इसकी बाकी बची हुई चीज़ों को कर लेंगे, जैसे मोमेंटम, इम्पल्स, उसके बाद सेकंड लॉ, और उसके बाद में थर्ड लॉ। अच्छा, एक साथी का डाउट था कि यार भैया आपने ना अभिकेंद्रीय बल में वो पढ़ाया था, मतलब इसका रीज़न आपने अभिकेंद्रीय बल में पढ़ाया था, कुछ इनर्शिया से जोड़ के कह रहे थे। तो देखो, जो अभिकेंद्रीय बल में यात्री का झुकना है ना, अभिकेंद्रीय बल भी इनर्शिया की वजह से ही आता है। तो ऑप्शन में ऐसा नहीं होगा कि दोनों अभिकेंद्रीय बल और इनर्शिया दोनों अलग अलग ऑप्शन में होंगे, वो दोनों एक साथ जुड़े हुए होंगे। ठीक है, चलो तो कंटेंट हमारा आज का ओवर हो चुका है। आगे की बातचीत हम कल डिस्कस करेंगे। अगर रिवाइज करना चाहें हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले इनर्शिया के बारे में पढ़ा, और इनर्शिया से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं कि गैलीलियो साहब ने दिया, डेफिनेशन क्या है और इसका बेसिक रीज़न क्या है, वो है मास यानी कि द्रव्यमान। उसके अलावा हमने इनर्शिया के टाइप पढ़े, तो 3 टाइप होते हैं इनर्शिया के सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद फिर हम गए थे न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ पे, और फर्स्ट लॉ में हमने ये चीज़ कही। अच्छा, मैंने एक लाइन अंडरलाइन करवाई थी, एक शब्द मैंने कहा था बाह्य बल। देखो, किसी भी बॉडी की स्टेट में चेंज एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही हो सकता है, मतलब किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन बाह्य बल की वजह से ही हो सकता है। ये AW और TPO का पूछा हुआ सवाल है। उसने कहा था कि बताओ, एक वस्तु चल रही है तो वो कब रुकेगी, जब उस पर आंतरिक बल लगे या उस पर बाह्य बल लगे। अब यार, हम तो ये पढ़ते हैं केवल कि बल लगने पर रुकेगा, हमने ये तो नहीं पढ़ा कि आंतरिक बल लगने पर रुकेगा या बाह्य बल लगने पर रुकेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा। देखो, आंतरिक और बाह्य बल का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अब मुझे चलना है, तो क्या मैं अपने ऊपर धक्का दे के खुद को चला सकता हूँ? आप कोशिश करके देख लीजिए। या मान लो मुझे जमीन से ऊपर उठना है, तो क्या मैं अपना खोपड़ी पकड़ के खुद को उठा सकता हूँ? मैं अपने बाल पकड़ के खुद को ऊपर उठा सकता हूँ? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। कोई और आए, मेरी मुंडी पकड़े मुझे ऊपर उठा दिया, मेरे बाल पकड़े मुझे ऊपर उठा दिया, मुझे धक्का दे तो शायद मुझ में गति आ जाए। वो बाहर के बल की वजह से ही हो पाता है। बॉडी की पोजीशन में चेंज इंटरनल फोर्स की वजह से नहीं होता है। इसलिए याद रखना, अगर स्टेट में चेंज करना है तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, कंटेंट ओवर हो चुका है हमारा। अब कुछ चीजें आपके लिए, कुछ डाउट्स आपके हमेशा होते हैं, वो मैं बीच में नहीं लेता ताकि पढ़ने वाले लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। तो हम बाद में उन डाउट को लेते हैं। एक मुकुल भाई हैं, आज कम से कम 50 बार उनका यही कमेंट है कि जल्दी पढ़ाओ जल्दी पढ़ाओ। ठीक है, चलो थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा लॉज ऑफ मोशन, ये सेकंड लॉ हो गया, यहाँ थर्ड लॉ हो गया। उसके बाद अगला चैप्टर आएगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। काम का मतलब काम, ऊर्जा का मतलब ऊर्जा, शक्ति, ग्रेविटेशन में पिंड ने अपने आप को खींच लिया। उसके बाद आ जाएगा दाब, न्यूटन का बर्नौली की प्रमेय हो गई, ये जहाज उड़ गया, ये हो गया। उसके बाद ऊष्मा तापमान हो गया, तापमान और उल्सिया सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड हो गए। और उसके बाद ये ध्वनि हो गई, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे आ गई, ये टंगस्टन बल्ब में लग गया या नाइट्रोजन गैस भर गई। और उसके बाद चुंबक में चले गए, चुंबक हो गए, इसने सबको अपनी तरफ खींच लिया। फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम हो गए और हमने कर लिया सिलेबस को खत्म। इतनी जल्दी? ठीक है भाई। एक जिस स्पीड के साथ हम चल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो स्पीड सबसे बेहतर है। चूंकि ये एक फाउंडेशन बैच है, तो हर चीज़ को हमें इंश्योर करके चलना है कि वो हमें समझ में आए। आप लिखें भी, नोट्स भी बनाएं, कोई जल्दबाजी इसमें नहीं है। हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं लेकर चल रहे कि 1.5 महीने बाद एग्जाम है। तो स्पीड की चिंता आप बिल्कुल ना करें, स्पीड बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ओके है। ठीक है, चलो भाई। तो आज यहाँ तक की कहानी पे ही हम क्लास का द एंड करते हैं। बस रिक्वेस्ट है कि कल के नियमों को समझने के लिए, इस क्लास को आगे समझने के लिए प्लीज़ आप दोबारा कल को अच्छे से आज की चीज़ों को समझ के आएंगे। चलिए, सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।